नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो दोस्तों, इससे पहले की कहानी में हमने को बताया था कि किस तरह से बगीरा ने धनुष को हराया था। धनुष एक राक्षस था। जब महाराज विक्रम सिंह शिवरात्रि की पूजा करने के लिए सोमेश्वर मंदिर गए थे, तो वहाँ पर धनुष नाम के राक्षस ने आक्रमण कर दिया था। तो शिवा ने किस तरह से उस राक्षस को खत्म करा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे की कहानी को हम शुरू करते हैं। परवेज धनुष को हराने की बात मुगल सम्राट जलाल तक पहुंचा देता है। मुगल सम्राट जलाल क्रोध से मंदिरा का गिलास लेकर फेंकते हुए बोले, एक साधारण से युवक ने बलशाली धनुष को कैसे हरा दिया? आखिर कौन है ये शिवा? क्या है इसकी असलियत? मंत्री फरहान जी परवेज को बोली कि वो शिवा पर नज़र रखे और पता लगाए आखिर शिवा जो एक मामूली सा युवक है, उसके पास इतनी ताकत आई कहाँ से? मंत्री फरहान बोले, जी सम्राट, हम अभी सूचना दे देंगे। परवेज को वो शिवा की हर हरकत पर नज़र रखेगा और सच जानकर रहेगा। विक्रांत बस एक मौके की तलाश में था। कब वो परवेज को मोहरा बना के जलाल को सोनपुर बुलाए और बंदी बना ले। विक्रांत अनजान बनने का नाटक करते हुए, परवेज भाईजान, ये शिवा है जिसको राजकुमारी सूर्यांशी का दोस्त कहते हैं। कुछ अजीब नहीं लगता तुमको? आखिर हम सब ने देखा था ना कैसे उसने सबको मंदिर में अंदर बंद कर दिया और अकेले उसको हरा भी दिया। परवेज बोला, अरबाज, तुम सही कह रहे हो। मुझे लगता है शिवा नहीं है। उसमें कुछ तो अलग बात है जो बाकी सबको नहीं दिख रही। लेकिन सूर्यांशी को तो पता होगी। पर मैं सोच रहा हूँ, कब तक हम ऐसे ही छुप कर रहेंगे? क्यों ना आज सूर्यांशी के कक्ष में जाकर उसका अपहरण करके यहाँ वीरान जगह पर ले जाएं, उससे सारी सच्चाई निकलवा लें। विक्रांत को गुस्सा तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, पर काबू करते हुए बोला, पर भाईजान, आपको नहीं लगता ये इतना आसान होगा जितना आप सोच रहे हैं? वो सोनपुर की राजकुमारी है। उसकी सुरक्षा में सैनिक हमेशा पहरा देते हैं और खिड़की से होकर जाने के लिए खिड़की खुली होनी चाहिए, जो रात को कोई न खुला छोड़ता है। उधर सूर्यांशी अपने बिस्तर पर करवटें बदलते हुए सोने की कोशिश कर रही थी, पर उसे नींद कहाँ आने वाली थी। तभी पीहू बोला, क्या हुआ राजकुमारी? सूर्यांशी बोली, देखो ना पीहू, आज सोमेश्वर महादेव मंदिर में भव्य पूजा थी। सोच रही थी आज अच्छे से खुशी खुशी त्योहार मनाऊंगी, पर आज ही लड़ाई हो गई विनायक देव से मेरी। तभी प्रियांशी अपने कक्ष से भागकर दरवाजे पर आवाज़ लगाती है, राजकुमारी दरवाज़ा खोलिए। सूर्यांशी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलती है और बोली, क्या हुआ? इतनी रात को क्यों शोर मचा रही हो? प्रियांशी कहने लगी, जीजाशा, आप अभी हमारे कक्ष में चलिए, हमें डर लग रहा है।
सूर्यांशी प्रियांशी के साथ उसके कक्ष में चली जाती है, जहाँ एक खूंखार भेड़िया प्रियांशी की ओर दहाड़ रहा था। प्रियांशी कहने लगी, जीजाशा हमें बचाओ इस भेड़िए से, पता नहीं मैं सो रही थी अचानक से कैसे आ गया यहाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। सूर्यांशी को तो पहले ही पता था ये शिवा की शैतानी है। भेड़िए के पास जाकर कान खींचते हुए, तेरी दिक्कत क्या है? न खुद सोता है और न दूसरों को सोने देता है। क्यों डरा रहा है हमारी प्यारी मासूम सी लाडली को? शिवा वापस भेड़िए से इंसानी रूप में आते हुए जोर से हंसता है। प्रियांशी तो बहुत डरपोक है, ऐसे ही डर जाती है। शिवा बिस्तर पर सोते हुए, इतना खूबसूरत बिस्तर है, कितनी प्यारी नींद आएगी। राजकुमारी ऐसा करो, प्रिया को तुम अपने कक्ष में सुला लो, मैं यहीं सो जाता हूँ। प्रियांशी कहने लगी, मैं क्यों अपना कमरा छोड़ के जाऊँ, तुम जाओ अपने कमरे में और दोबारा ऐसे मत डराना, समझे? सूर्यांशी हंसते हुए, जानवर नहीं भेड़िए की औलाद। शिवा जाओ वापस अपने कमरे में, ऐसे नहीं डराते। क्योंकि वो तुमने धनुष को कैसे मारा वो बताओ। प्रियांशी कुछ देर सोचकर, धनुष कौन है जीजाशा? मैं तो थी ही नहीं शिवरात्रि की पूजा में। सूर्यांशी बताते हुए, धनुष एक अजीब सा असुर था, शक्तिशाली, जिसे शिवा ने हरा दिया। लेकिन कैसे पता नहीं, शिवा कहने लगा, उसको मारना तो मुश्किल था। जब मैं उससे लड़ रहा था तो वो जमीन के अंदर ले गया मुझे। फिर मैंने उसको बर्फ में जमा दिया, वो मरा नहीं है। अगर कोई और शक्तिशाली इंसान उस बर्फ को पिघला दे तो संभव है फिर से उसकी सारी शक्तियां लौट आएंगी। सूर्यांशी और प्रियांशी भी पास में रखे सोफे पर बैठ जाती हैं। सूर्यांशी कहने लगी, ये सब एक ही इंसान का काम है, मुगल सम्राट जलाल खां। उसको तब तक बंदी न बना लिया जाए, वो नए नए विलेन भेजता रहेगा। शिवा हंसते हुए, राजकुमारी तुम कहो तो अभी उस पर हम आक्रमण कर देते हैं। आदेश तो बस कल का सूर्योदय ने देख पाएगा जलाल। प्रियांशी पर जीजाशा, ये जलाल हमेशा हम पर ही क्यों आक्रमण करता है? और भी तो कई सारे राज्य हैं, दक्षपुर, प्रीतमपुर, विरमपुर, अंजानगढ़, शिव्यानिक, इन पर आक्रमण क्यों नहीं करता जलाल? सूर्यांशी कहने लगी, ये बहुत लंबी कहानी है, कभी टाइम मिलेगा तो बताऊंगी। फिर शिवा बोला, राजकुमारी अभी बता दो, ऐसा करो जो मुख्य बातें हैं वो बता देना। सूर्यांशी कहने लगी, ठीक है, ध्यान से सुनना। काफ़ी वर्षों पहले की बात है कि एक देवदत्त नाम के महाराज हुआ करते थे। महाराज देवदत्त की जय हो। सारी प्रजा आज खुश थी क्योंकि उन्होंने सोनपुर की प्रजा की रक्षा की बाहरी आक्रमण से। महाराज देवदत्त बोले, ये आप सभी का प्यार है जो हम हर मुसीबत में हल ढूंढ लेते हैं। तभी एक सैनिक भागता हुआ चला आया जो गुप्तचर था। जलाल के पिता
वसीम खान का। धीरे से महाराज देवदत्त को जंगलों की ओर ले गया और वहां जाल बिछाकर देवदत्त को मौत के घाट उतार दिया। इससे सोनपुर के आधे हिस्से जिसको वसीम ने जीता था उसको जलाल के अपने नाम देकर जलालाबाद दे दिया। देवदत्त की मौत की सूचना मिलते ही युवराज विक्रम ने तुरंत निर्णय लिया कि मौत के बदले मौत मिलेगी, और जहां उसने हमारे दादाजी को मारा था उसी तरीके से मेरे पिताश्री ने वसीम खान को मौत के घाट उतार दिया। और इस तरह से वर्षों पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। प्रियांशी कहने लगी, पर मुगल सम्राट वसीम खान ने देवदत्त को क्यों मारा था? वो वजह तो बताई ही नहीं। सूर्यांशी कहने लगी, वो इसलिए क्योंकि देवदत्त ने वसीम की शर्तें मानने से इनकार कर दिया। बाद में काफ़ी बार युद्ध लड़े गए सोनपुर के महाराज देवदत्त और मुगल शासक वसीम खान के बीच। आखिर में धोखे से मारा गया। अब मुझे आ रही है बहुत तेज नींद, मैं जा रही हूँ शिवा। ठीक है राजकुमारी, सो जाओ, पर हमें पूरी कहानी सुननी है। सब कुछ जानना है तो कल रात को पूरी कहानी बताना आप। सूर्यांशी बोली, हाँ ठीक है, शुभ रात्रि। जा रही मैं अपने कक्ष में। शिवा भी चुपके से अपने कक्ष में चला जाता है। इधर गुप्तचर ऋषभ उत्तराश के कान भरते हुए, राजकुमार कब तक ऐसे ही जलन पैदा करते रहोगे? मेरी मानो तो कोई बड़ी चाल चलो। उत्तराश बोला, साफ साफ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? ऋषभ बोला, मैं ये कहना चाहता हूँ, चाल थोड़ी शातिर हो जिससे इतनी नफरत भर जाए दोनों के बीच में, जिससे एक दूसरे की शक्ल देखने से भी घृणा करें। उत्तराश जोर से हंसते हुए कहता है, ऋषभ तुम अभी नासमझ हो, तुम और तुम्हारी ये सलाह। उत्तराश जो खेल शुरू करता है ना, उसका बादशाह भी उत्तराश ही होता है। चारों प्यादे, वजीर, हाथी, घोड़ा, गुलाम सब मेरे हैं, और खेल भी जो थोड़ी सी पीड़ा देकर खत्म हो जाए वो खेल ही क्या। अभी तो शुरुआत है, ये तो छोटा सा नमूना था। सूर्यांशी और विनायक देव से रिश्ते तुड़वाकर बाहर ने फिकवा दिया तो मेरा नाम भी उत्तराश चौहान नहीं। ऋषभ कहने लगा, तो अब मेरे लिए कोई आदेश राजकुमार? कल क्या करना है वो भी बता दीजिए। उत्तराश बोला, तुम्हें जाकर एक महामारी फैलानी है सोनपुर में, और जिसको खत्म करने में मैं सूर्यांशी की सहायता करूंगा। ऋषभ बोला, पर ये वायरस आपने कब बनाया? उत्तराश हंसते हुए, यही तो तुम्हें कभी महसूस नहीं होता कि हम कब क्या बना लेते हैं। प्रजा को मारना मेरा उद्देश्य नहीं, बल्कि सूर्यांशी और विक्रम सिंह की नज़रों में इज्जत बढ़ाना है। ऋषभ बोला, पर ध्यान रहे वायरस का असर 10 मिनट तीव्र गति से होता है और मौत हो सकती है, इसलिए राजकुमार आप एंटीडोज लेकर जल्द ही आना। पर वायरस का नाम क्या है? उत्तराश बोला, इस घातक वायरस का नाम रंश है। ऋषभ बोला,
ठीक है राजकुमार, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। क्या सूर्यांशी बच पाएगी इस घातक वायरस से? क्या शिवा पर्दाफाश कर पाएगा उत्तराश की चाल का? तो जानने के लिए आप हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हों तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।